चलिए, घड़ी का प्रयोग हम घड़ी जानते हैं टाइम के लिए होता है, इसमें कार्ड क्रिस्टल का प्रयोग होता है। तो कार्ड क्रिस्टल किसके बने होते हैं, ये बताना है। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बने होते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बने होते हैं, आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी। सिलिकॉन वही सिलिका, और इस सिलिकॉन ही होता है जिसका प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, अर्धचालक के रूप में है, जो कि सोलर सेल में भी हम प्रयोग करते हैं। ठीक, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। टाइटेनियम बहुत मजबूत होता है। ठीक, टाइटेनियम बहुत ही मजबूत धातु होता है, इस बात को ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दाब की इकाई क्या है, दाब की इकाई क्या है ये आपको बताना है। प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, बल बटा में एरिया, क्षेत्रफल, बल बटा में क्षेत्रफल, यही ना होता प्रेशर। ठीक, यानी कि क्षेत्रफल को हम घटाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, और क्षेत्रफल को हम बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा। जैसे कहा जाता है कि अगर सुई से हम चुभेंगे तो ज्यादा चुभेगा, वही हम कुछ मोटी चीज से चुभाएंगे तो कम होगा, क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ जा रहा है। तो देन ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स का जितना बल लगाओगे उतना प्रेशर ज्यादा होगा। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, एरिया का, यानी एरिया आप ज्यादा करोगे तो कम होगा, कम करोगे तो ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है ना आप लोग बात ये। तो ये जो हो जाएगा, हम जानते हैं कि बल का क्या यूनिट होता है, न्यूटन, और एरिया का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका यूनिट हो जाएगा। समझ में आ गया। और इसका यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है। क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये लगाओ, इसे ध्यान पूर्वक पढ़ो तब लगाओ क्वेश्चन, ध्यान पूर्वक पढ़ो और लगाओ क्वेश्चन को। बिहार स्पेशल जीके जीएस एकदम शुरू किया जाएगा। बिहार स्पेशल जीके जीएस मैं खुद ही सोच रहा हूँ, क्योंकि आगे एग्जाम में आपको विधानसभा वाला जो गार्ड का एग्जाम है उसे कैंसिल किया गया है, फिर से स्टार्ट होगा एग्जाम। और बिहार विधान है 16 जुलाई का, नहीं अब जब होगा तो कंफर्म बात किया जाएगा। अब आ रहा है जा रहा है वो वाला कहीं बात किया जाए, वो तो हमरो पास आता है जाता है, लेकिन क्या बात किया जाए। सही कथन बताइए कि क्या होगा, भी हो। लाल प्रकाश का तरंगधर क्या होता है, मैक्सिमम होता है ना जी, बैगनी का क्या होता है, मिनिमम होता है। तो ये पूछ रहा है कि बैगनी का प्रकाश से कम होता है, ये तो गलत दे दिया है भाई, ज्यादा होगा। लाल प्रकाश का तरंग बैगनी से क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। और हम लोग पढ़े हैं तरंग, जब हम पढ़ा रहे थे, आप लोग बैठे थे, आप बैठे थे, तरंग हम पढ़ा रहे थे, तो तरंग बताए कि एक विक्षोभ है। विक्षोभ क्या, मोबाइल में टुक 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 कर रहे हो जी। तो तरंग जो है क्या है, एक प्रकार का विक्षोभ है। और तरंग जो होते हैं गमन के आधार पर कण के दो प्रकार के होते हैं, एक तो जो कि क्या जाते हैं, एक आपको लंबवत जाते हैं, लंबवत जो गमन करते हैं, ये कौन सा होता है, ये जो लंबवत गमन करता है ये कौन सा होता है, अनुप्रस्थ तरंग, ध्रुवक प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होता है। ठीक, और जो सट सट कर जाता है, पैरेलल जाता है, और फिर हट हट कर जाता है। ठीक, सघन और विरल के तरफ से जाता है, पैरेलल जाता है समानांतर, ये अनुधार यानी साउंड वेव होता है, आपको पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सही कथन को चुनिए। लाल प्रकाश का तो ये हो जाएगा यहाँ पर बी, और जिसका तरंगधर अधिक हो जाए उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा भाई। अरे बात करना है तो जाकर बाहर बात करो पहले, कि क्या जरूरी बात है, पैसा लगाए हो सट्टा उट्टा, अच्छे तो जाकर बाहर बात कर लो। और जिसका तरंगधर आपको कम होगा उसका फ्रीक्वेंसी अपने आप ही ज्यादा हो जाता है। ठीक, ये भी आप याद रखिएगा, जिसका तरंगधर अधिक होगा उसका परिकिरणन क्या होगा, कम होगा। जिसका तरंगधर ज्यादा होगा उसका परिकिरणन अधिक होगा, जैसे बैगनी का परिकिरणन अधिक होता है, लाल का कम होता है। ये सब बातें समझते चलो, आगे चलते, इसका आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। जब दिन में जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्में दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाई देता है, यानी अलग अलग दिखाई देती है। साबुन के आपको देखोगे तो फिल्में, यानी पानी में जो सरफ उरफ डाल दो तो रंगीन रंगीन दिखाई देने लगता है। ये किस कारण से होता है, या किरोसिन तेल आपको छिट जाता है तो आपको रंगीन दिखाई देने लगता है, चमकने लगता है। ये देखोगे अलग अलग तरंगधर के जो किरणें आती है, मिल जाती है, उसके कारण ही ये क्या होता है, दिखाई देता है, जिसको हम क्या करते हैं, व्यक्तिकरण हो कहते हैं। ठीक, एक विनाशी होता है, एक अविनाशी व्यक्तिकरण होता है। ये प्रकाश के व्यक्तिकरण के कारण ही ऐसा दिखाई देता है। लेकिन स्वतः अगर बुलबुला उठ रहा है, यानी अपने से बुलबुला उठ रहा है पानी में और वो चमकने लगता है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। लेकिन अगर कुछ अशुद्धि डाल दे, यानी सरफ हो गया, तेल हो गया, ये सब के कारण जो चमकेगा वो हो जाएगा प्रकाश के व्यतिकरण के कारण हो जाएगा। चलो चलते हैं। हाँ,
लेंस की तरह। क्वेश्चन नंबर 5, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, बताना है। हाई हो गया परमाणु तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा नाभिक। तो नाभिक की पूरा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो इसमें जो होता है प्रोटॉन होता है, और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो ये नाभिकीय बल, इस दोनों के बीच में बल लगता है, यानी नाभिक के अंदर भी बल लगता है। कहोगे सर जी ये तो न्यूट्रल होता है इस पर, और ये होता है पॉजिटिव चार्ज, पढ़े हो। तो ये कैसे एक दूसरे पर बल लगाए, एक बात समझ लो, इस पर भी आपको ओवरऑल थोड़ा नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन हम लोग उस लेवल तक नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि अगर आप खुद से देखो कि सिर्फ प्रोटॉन है, अगर हम नाइट्रोजन लेते हैं तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है, इसमें 7 को प्रोटॉन हो सकता है, एक ही जगह 7 को प्रोटॉन का पॉजिटिव पॉजिटिव एक जगह हो ही नहीं सकता है, नाभिक फट जाएगा, समझ रहे हो। तो ओवरऑल इसको बांध कर रखने वाला भी बल जो हो जाता है वो पॉजिटिव हो जाता है, और ऊपर वाला निगेटिव हो जाता है, जिस कारण से इनके में नाभिकीय बल देखने को मिलते हैं परमाणु में। तो ये देखिएगा, एक परमाणु के केंद्र के घनावेशित हिस्सा कहलाता है, क्या हिस्सा कहलाता है, क्या कहलाता है, अभी हमने बताया। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन दे रहा है, पांच चारों ऑप्शन पढ़ो पूर्वक। ये हो गया तुम्हारा परमाणु, ठीक, ये तुम्हारा हो गया नाभिक, हो गया, इसमें हो गया प्रोटॉन, इसमें हो गया न्यूट्रॉन, ठीक, ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रॉन। ये सब पार्टिकल है, परमाणु के पार्टिकल है, छोटा छोटा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पार्टिकल है। ये होता है पॉजिटिव, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन हम जानते हैं कि ओवरऑल जो नाभिक होता है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव, और ये निगेटिव, तभी तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर बंधे रहते, नहीं तो भाग जाता, कुछ बना ही नहीं पाता, एटम का कोई अस्तित्व ही नहीं रह पाता। एक परमाणु के केंद्र के घनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है, बताओ, पार्टिकल नहीं हिस्सा, तो हिस्सा कहलाता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कहलाता है। इसका आंसर डी। हाँ, अगर पूछता कि इनमें से कौन से पॉजिटिव चार्ज होता है किस पार्टिकल पर, तो आप क्या लगाते, या ऐसे पूछता कि कौन से पार्टिकल घनावेशित है, कौन सा कण घनावेशित है, तो प्रोटॉन लगा देते। समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, कॉस्मिक किरणें क्या होती है, कॉस्मिक किरणें क्या होती है, चलो बताओ। सर आंसर सीट, का चीज के आंसर सीट चाहिए तोरा, का चीज के आंसर सीट चाहिए तुम्हारा रविकांत कुमार। ये सब हंस रहा है, क्या हो गया है जी तुम लोगों को, क्वेश्चन लगाना चाहिए तो। देखो सब गलती लगा रहा है, देखो, बुल बुल उल बुल, हम यूपी से हैं, आपकी क्लास देख के, ठीक है कहीं से हो क्लास, देखो क्या हो गया यार, तेरा सुपरस्टार, हम तुमको हंसी दिला दे ज्यादा, आ रहा है तुमको ज्यादा हंसी। चलो, कॉस्मिक किरण क्या होता है, कॉस्मिक किरण क्या होता है, एक आवेशित कण होती है, हमेशा आवेश होता है, आवेशित कण होती है, लेकिन ये प्रकाश के गति से गमन करती है, इसे भी याद रखिए। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी नहीं होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरण ये नहीं होती है, इसे भी पूछ सकता है आप लोगों से कि क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिव है जो प्रकाश की गति से गमन कर रही है, तो है। ये यार तेरा सुपरस्टार को ब्लॉक मारना पड़ेगा आज, इसका इसका अंत कर देते हैं, ये बहुत बिगड़ गया है। कहाँ गया, आई, कहाँ गया ये चुरकुटवा, नहीं नहीं छोड़ेंगे ना इसको। आई फिर तुम लोग फिर दोस्त, तुम्हारा भी काम आज खत्म है, ठीक। एगो दुगो पागल होता है दुनिया में। चलो, क्या होता है, इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा, डिस्टर्ब कर देता है क्लास ये सब, ठीक। लग रहा है ये सब के जैसा हंसने वाला ही कोई नहीं है, सबसे ज्यादा हंसने वाला रावण का अंत हो गया, तो ये सब का दांत चिप रहा है। चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, सर सीवी रमन जो थे इनको भौतिक का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, 28 में, पता है तुम लोगों को, बार बार बोलते पूरा ऑप्शन पढ़ा करो, कब हुआ, 1930 में, 28 में तो खोज में किए थे जी, कब खोज कब किए थे बताओ, कब किए थे, डेट बताओ, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तुम लोग को उठा उठा कर फेंकना होता उधर ले जाकर ना। इस समय खोज किए थे, इसलिए हम लोग विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं साइंस डे के रूप में, और इनको नोबेल पुरस्कार मिला था प्रत्येक विज्ञान के क्षेत्र में 1930 में,
उल बुल कुछ लगाओगे तुम लोग, क्वेश्चन पर 8 लगाओ। परिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। परिस्थितिकी तंत्र में ऊंचा ऊंचा जो पोषण स्तर होता है ये प्राप्त होता है, उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है, बताना है कब। शाकाहारी में, मांसाहारी में, सर्वाहारी में, अपघटक में। कुछ दिमाग में लग रहा है? सर्वाहारी में सबसे अधिक जो पोषण मिलता है वो सर्वाहारी, ठीक, जो प्राप्त होता है, माफ करना, प्राप्त जो होता है वो सर्वाहारी को, क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं, घास भी खा सकते हैं और मांस भी खा सकते हैं, ठीक, इसलिए सर्वाहारी है वो। अब घटक प्राप्त करता है, लेकिन सबसे अधिक जो प्राप्त करता है वो कौन हो जाएगा? सर्वाहारी हो जाएगा। सबसे अधिक पूछ रहा है, देखो उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है। हाँ, देखो अगर हम बात करें पारिस्थितिकी तंत्र को तो सबसे पहले हो जाएंगे उत्पादक। उत्पादक में वो आ जाते हैं जो खाना खुद से बनाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे सूरज के प्रकाश में क्लोरोफिल लेकर खाना बनाते हैं, ये पेड़ पौधे, हरे पौधे क्या हो जाएंगे? उत्पादक हो जाएंगे। फिर दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा? उपभोक्ता। उपभोक्ता में हम लोग हो जाएंगे, उपभोक्ता भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, जैसे बकरी हो गया, घोड़ा हो गया, ये शाकाहारी उपभोक्ता होते हैं। दूसरा में क्या होते हैं? नहीं, सर्वाहारी, जो कि मांस और घास दोनों खाते हैं, सर्वाहारी। और तीसरा में क्या होते हैं? मांसाहारी हो जाते हैं, जो सिर्फ मांस खाते हैं, जैसे शेर। और उसके बाद जो लास्ट में आते हैं, जो बचता उचता है, जैसे कि कुछ मांस बच गया, कुछ टुकड़ा बच गया, हड्डी बच गया, तो उसमें फफूंदी, जीवाणु, बैक्टीरिया ये सब लग कर क्या कर देते हैं? घटक कर देते हैं, तो ये सब अब घटक होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। है सर्वाहारी के एग्जाम्पल, तुम मांस घास खाते हो, तुम हो सर्वाहारी। और क्या? कुत्ता हो जाएगा, बिल्ली हो जाएगा। सर्वाहारी का तुम उदाहरण पूछ रहे हो, बताओ। हाँ, तो नौ देखो, निम्नलिखित में से कौन सा स्वार्थिक पानी यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होता है, ये बताओ। चलो फिर दो क्वेश्चन लगाओ, चुपचाप बदमाशी मत करो तुम लोग। राज विजय क्वेश्चन लगाओ, तुम्हारे रोने धोने से नहीं होगा, जो होगा वो होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वार्थिक तापमान ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या नहीं होगा? उत्तरदायी है, सॉरी, नहीं नहीं दिया हुआ है, उत्तरदायी है, क्या हो जाएगा? आए, इसमें क्या आंसर तुम लोग लगाओगे? क्या लगाओगे आंसर, चुपचाप बताओ। क्या लगाओ जी? अरे बुड़बक सब, तू सबके काम खत्म है एकदम। ग्लोबल वार्मिंग मतलब होता है कि जो हमारा पृथ्वी का तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ना, ग्लोबल वार्मिंग। अब ये कैसे होता है? तो जब हम जीवाश्म ईंधन जलाएंगे तब पर भी होगा, या मीथेन निकलेगा, वो भी आपको माना जाता है कि कौन है, आपको ग्लोबल वार्मिंग वाला गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जलवाष्प भी है, और ये सब क्या होते हैं? तापमान को बढ़ा देते हैं, बढ़ा देते हैं ना। ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा उत्तरदायी हो जाएगा? जब ऑल दिया हुआ है बबुआ नुनुआ, तो ऑल हो जाएगा। क्या जलवाष्प नहीं होता है? होता ही है, मीथेन होता ही है, ये सभी क्या होते हैं? ग्लोबल वार्मिंग वाले गैस होते हैं। जब नहीं दिया रहता तब जाकर तुम CO2 लगाते। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारत के थे, शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में ऑपरेशन करते थे, ये कौन हो जाएंगे? काशी में इनका जन्म हुआ था, सुश्रुत संहिता इन्होंने बुक लिखा था। एक ये सबसे प्राचीन में कहोगे तो डॉक्टर थे, जो कि सर्जरी करते थे, यानी सर्जन डॉक्टर होते हैं ना, को सर्जन डॉक्टर जो चीड़ फाड़ करते हैं सबसे। आए, डी होगा। सुश्रुत भारतीय थे, छठी शताब्दी में थे, समझ लो। म, अरे भाई, इसे चिकित्सा शास्त्र के जनक के रूप में अभी जाना जाता है, जो कि चिकित्सा शास्त्र के जो भी लोग होते हैं इनके ही नाम से शपथ लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी हो जाएगा। शल्य चिकित्सा मतलब सर्जन। चिकित्सा शास्त्र पूछता तब लगा देते क्या? हिपोक्रेटस। समझ में आ गया बात है? चलो क्वेश्चन 11 देखो, भौतिक मात्रा धारिता है, जैसे कैपेसिटेंस कहा जाता है, इसकी इकाई क्या है, बताओ। नहीं मिलेंगे हम तुमसे यार, तेरा सुपरस्टार। तुम पटना में एग्जाम देने जाओ चाहे लंदन में एग्जाम दे रहे हो, चुपचाप क्वेश्चन लगाओ, लास्ट वार्निंग दे दे रहे हैं। अगर उल बुल तुम्हारा कमेंट एगुड़ो आ गया तो तुम्हारा ब्लॉक मार देंगे।
जहां देखेंगे तुमको ब्लॉक मरवा देंगे एप्लीकेशन पर भी। तामरसन बदमाशी मत करो। क्वेश्चन लगाओ। भौतिक मात्रा में धारिता कैपेसिटेंस का इकाई क्या होता है बताइए? क्या हो जाएगा? फैराडे। जिसमें आपको आवेश को संरक्षित किया जाता है, रखा जाता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? फैराडे हो जाएगा। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन 12 देखियो। तापमान को मापने के लिए यंत्र को क्या कहा जाएगा बताओ? ये तो कॉलेज परसों क्वेश्चन कराए थे जब साइंस से स्टार्ट किए थे। तो यानी कम तापमान को मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, कम तापमान को मापा जाता। कौन हो जाएगा? क्रायोमीटर। क्रायोजेनिक्स में कम तापमान का उपयोग किया जाता है, कम तापमान पर ईंधन का। और वैसे होता है क्रायोमीटर। क्रायो मतलब ये होता है कम तापमान, ठीक। क्रायोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है ना, बताए थे कि बर्फ का इस्तेमाल किया जाता है, क्वेश्चन कराए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा। समझा करो तुम लोग, आसान आसान क्वेश्चन है, अभी हार्ड क्वेश्चन शुरुआत भी नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 13 देख लो, 13 लगाओ। यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए समतल दर्पण से परावर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? भाई समानांतर रखा गया है, सामने रखा गया है, टकराएगा टकराएगा टकराएगा, यानी कितना बनेगा? अनंत प्रतिबिंब बनते रहता है। चलो आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 14। सिस्मोमीटर का आविष्कार किसने किया था? सिस्मोमीटर द्वारा भूकंप मापा जाता है, तो पता ही है सिस्मोग्राफ, सिस्मोमीटर। तो ये आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, जिसके द्वारा भूकंप का मापन किया जाता है? किसके द्वारा? लुइगी कलमेरी। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा। और सेट में कल ही डाल दिया था आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 15। प्रतिदिन सुबह का कौन सा कार्य क्वांटम यांत्रिक अहिंसा है? प्रतिदिन सुबह में क्वांटम सिद्धांत पढ़े हो ना, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत। ठीक, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का निम्नलिखित में से यांत्रिक में से कौन सा हिस्सा है? क्या हुआ? प्रॉब्लम है। अच्छा चलिए हमसे डायरेक्ट पूछ लिया लीजिए अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो। प्रतिदिन सुबह का कौन सा कार्य क्वांटम यांत्रिक का हिस्सा है? प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत पढ़े हो? नहीं पढ़े होगे तुम लोग, भैया ना तो। चलो, यानी कि क्वांटम सिद्धांत के ऊपर सुबह सुबह तुम्हारा क्या बजता है? अलार्म, घड़ी का बजना। अलार्म ये क्या हो जाएगा? ये एक प्रकार का आपका क्वांटम से रिलेटेड है। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। और अभी जितना भी युक्ति बनाए जा रहे हैं सभी क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग करते हुए, और बहुत तेजी से गमन भी करना है प्रकाश की तरह, तो क्वांटम सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर, मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 16। निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत का चालक नहीं है? कौन सा एक विद्युत का चालक नहीं है ये बताना है। चलिए लगाइए। चलो लगाओ। निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत का चालक नहीं है? पारा, मैग्नीज, लोहा, एबोनाइट। पारा हाईवे क्या है? ये लिक्विड धातु है, ये तो जानते हो, और धातु है तो चालक होगा। मैग्नीज भी है, लोहा भी है, ये सभी आपको क्या होते हैं? विद्युत का चालक होते हैं। एबोनाइट के छड़ जो है जब तक नहीं रगड़ोगे उस पर कोई चार्ज नहीं आता, ये क्या हो जाएगा आपको? विद्युत का चालक नहीं होगा। पूछ रहे हैं कुछ? हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? एबोनाइट। क्वेश्चन नंबर 17 देख लो। जल चक्र में हिम और बर्फ सीधे वाष्प में परिवर्तित हो रहे हैं, कौन सी प्रक्रिया होगा? हिम माने बर्फ होता है, हिम या बर्फ है जो सीधे वाष्प में परिवर्तित हो रही है, कौन सी प्रक्रिया होगा? चलो बताओ इसके आंसर। क्या हो जाएगा यहाँ पर? बहुत अच्छा, क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। सब्लिमेशन। भाई तू सब अपना दिमाग भी लगाया करो, क्या बोल रहा है? बर्फ। बर्फ तो लिक्विड होगा नहीं, ठोस से होगा। और ठोस से सीधे क्या हो रहा है? गैस बदल, वाष्प मतलब गैस हो गया। तो ठोस से सीधे गैस में बदलना क्या होगा? ऊर्ध्वपातन होगा। अरे लिक्विड से गैस में बदलना वाष्पीकरण होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसके आंसर? ऊर्ध्वपातन। जैसे तुम्हारा कपूर हो गया, नेफेथिलीन हो गया, ये सब ऊर्ध्वपातित पदार्थ होते हैं जो कि ठोस से सीधे गैस में बदल जाते हैं। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन 18। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? क्या बोलेंगे? ना, एल्कली नहीं सुने हो? एल्कली प्रवृत्ति का है, नमकीन प्रवृत्ति का है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड सब का होता है कि क्षारक जो होते हैं पानी में घुल जाते हो तो क्या हो जाते हैं? एल्कली कहा जाता है उसे। आसान क्वेश्चन, ये तो बहुत ही तुम लोग का बेस लेकर हम अभी चल रहे हैं। समझो कि
अभी धीरे धीरे हम लोग थोड़ा 11th की तरफ पढ़ रहे हैं 10th से। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एक अस्थायी जल होता है, अस्थायी जल जो अस्थायी कठोरता है जल को उबाल दो ठीक हो जाएगा। लेकिन एक होता है अस्थायी कठोरता, जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम क्या होता है, क्लोराइड मिला होता है, सल्फेट मिला होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट क्लोराइड मिला होता है, तो वो आपको अस्थायी कठोरता हो जाता है। ये सब इतना लंबा लंबा कमेंट करता है एगो दुगुनो, तो हमको समझ में ना आता है, एकदम छपरी छाप होता है। ठीक, वो सबको पढ़ाई लिखाई नहीं करना है। सर जी हमारे एनसीएल नहीं है, सर जी हमारे ईडब्ल्यूएस नहीं है, और वो सब चोरी के जितना अभी कहता है ना हमारा पास एनसीएल नहीं है, ईडब्ल्यूएस नहीं है, यानी कि एग्जाम तो दिया नहीं वो, यानी कि वो तो सेटिंग कराया हुआ आदमी है। डायरेक्ट हम बोलते वो सेटिंग कराया हुआ, लोग का पैसा फसल है। पैसा फसल है तो सोचता है कि वैसे भी तो हमारा पैसा फसल है, कैसे निकलेगा। हम तो सेटिंग कराए हुए, पैसा फंस गया है। अब ईडब्ल्यूएस एनसीएल लागू कर देगा तो पैसा तो मिलेगा नहीं, कहीं रिटर्न का पैसा लेता है सब कि हम आंसर दे देंगे, ये दे देंगे। अरे भाई तुम्हारे साथ 90% 80% लड़कों के साथ प्रॉब्लम है, लड़के बैठकर पढ़ रहे हैं, सेट लगा रहे हैं, देखो 400 लड़के से अधिक सेट लगा रहे हैं, लेकिन तुम छपरी छाप इंसान, हमको ना समझ में आता है। तुम्हारा इतना प्रॉब्लम हो गया एनसीएल से, तुम काहे नहीं फॉर्म भरने से पहले पूछ लिए कि सर जी से एक बार पूछ लेते। चिरकुट कहीं का बुद्धि नाम का कोनो चीजें ना है तुम्हारा पास। हाँ, नहीं बनवाए तो चुपचाप शांति से बैठे हो, पूछ ले तो हमसे कि सर जी हम बता दे उपाय कि भाई 80% का है। कमेंट में ले जा रहे हैं एक लंबा लंबा पैराग्राफ इस लाइन में लिख कर लिख कर, भाई लड़का सब क्वेश्चन लगा रहा है, उस सबको प्रॉब्लम हो रहा है। देखो ये को लिख रहा है आज बहुत दिन के बाद क्लास कर रहे यार, तेरा बहुत थ्रेसर में गेहूं काट रहा है, भाई ऐसा कमेंट करेगा आप समझो ये सब क्या हुआ, इस सब का दिमाग क्या होगा, समझ लो थ्रेसर में दिमाग चल गया पूरी तरीका से। अब इसी से अंदाजा समझ लो कि सब लोग क्वेश्चन के आंसर लगा रहे हैं, ये बोल रहा है कि थ्रेसर में गेहूं काट रहे हैं, यानी कि कल का अगर बताएगा कि हम घर घूम रहे हैं, खाना बना रहे हैं, पढ़ाई कर। अरे चिरकुट आदमी, ये सबसे विकास नहीं होता, तुम नालायक इंसान हो, बस इतना ही समझ लो और कुछ नहीं। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा माने धोवन सोडा, धोवन सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? आए? बहुत अच्छा, Na2CO3 इंटू NH2O, ये तुम्हारा धोवन सोडा का क्या होता है? फॉर्मूला होता है। और ये अगर पानी में मिला देते हो तो तुम्हारा क्या होता है? अस्थाई कठोरता। दरोगा के इस बार का क्वेश्चन तुम्हें हल्का में मत लो, ये सब क्वेश्चन पहले भी मैं करा रखा हूँ। दरोगा में जब भी क्वेश्चन देता है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन देता है, अगर आप लोग प्रैक्टिस किए हो तो क्वेश्चन का आंसर आराम से लगा लोगे। ये एक्सपीरियंस बता रहा है, ऐसा नहीं ऊपर ऊपर से बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, नाइट्रोजन एक तो है, चलो बताओ, बहुत आसान क्वेश्चन, दिमाग से सोच कर बताना। चलो यहाँ पर देखते हैं, नाइट्रोजन एक तत्व है, क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन कैसा एक तत्व है? नाइट्रोजन की परमाणु संख्या बताओ। 7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो। तीन, तीन चार, शुरू में 3 आएगा जी, 2 5 हो जाएगा, लास्ट में 8 होता है, ऑक्टेट पूरा हो जाता है। तो 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 हो जाएगा और 5 हो सकता है। इसके भैया 7 को हो गया ना जी। एक ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 8 को इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 गो। तो ये बोल रहा है कि नाइट्रोजन कैसा तत्व है? तत्व किसे कहते हैं? जब 2 परमाणु मिल जाए, जिसका फॉर्मूला हो, 2 परमाणु मिल जाए, जैसे कि N2, नाइट्रोजन तत्व हो गया। अगर हम सिर्फ N बोले तो ये क्या हो जाएगा? परमाणु हो जाएगा, हो गया। जैसे ऑक्सीजन O2, ये क्या हो गया तुम्हारा? तो हो गया। सिर्फ ऑक्सीजन बोले तो ये क्या हो गया तुम्हारा? परमाणु। नाइट्रोजन एक तत्व है, इसमें कितना परमाणु होते हैं? तो भाई देखो, इसको इसका 3 चाहिए, और एक जिससे बंधन बनाएगा उसका भी 3 चाहिए, तो 3 3 2, यानी कि ये क्या हो जाते हैं, मतलब ऑक्टेट पूरा हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे? 2 परमाणु हो जाते हैं। ये सब हलवा क्वेश्चन तुम लोग को नहीं आ रहा है, बताओ क्वेश्चन नंबर 21 लगाओ। सिडेराइड इनमें से किसका अयस्क है? आयरन पैराइड्स, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, ये सभी किसका अयस्क होते हैं? लोहा का होते हैं। ठीक, किसका होते हैं? लोहा का होते हैं। लोहा लोह चुंबकीय होता है, तो सिडेराइट भी है। आयरन पैराइड्स को मूर्खों का सोना कहा जाता है, इसे भी याद रखिए। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 22। और सबसे शुद्ध जो होता है अयस्क किसका होता है? सोना का सबसे शुद्ध अयस्क, सोना सोना करे सॉरी, लोहा का सबसे शुद्ध अयस्क, नहीं यही तो तुम लोग मैग्नेटाइट। भारत में सबसे अधिक हेमेटाइट मिलता है उड़ीसा वाला क्षेत्र में। क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइट जो हो जाएगा सबसे अधिक आपको शुद्ध माना जाता है अयस्क, उसके बाद हेमेटाइट का स्थान आता है। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 22 देखो,
भिंडी में पीतवर्ण सीरा की बीमारी होती है, किससे? वायरस जनित बीमारी है, पीला पड़ जाता है भिंडी में। ये होता है आपको सफेद मक्खी से। इसका वाहक कौन है? सफेद मक्खी है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, बीसीजी के वैक्सीन का इस्तेमाल किसके रोकथाम के लिए किया जाता है? बेसिलस फिलमिट फ्लोरीन, ये क्या होता है इसका फुल फॉर्म? और ये बताना है कि बीसीजी का इस्तेमाल जो किया जाता है, टीका तुम लोग घर में बचपन के टीका लगवाए हो? शादी तो तुम्हारा तो शादी हो गया है। जब बच्चा जन्म लेता है तो बीसीजी का टीका लगवाना जरूरी होता है। 1 साल के बाद अगर बीसीजी का टीका लगवा रहे हो तो जरूरी नहीं है वो तुम्हारे शरीर पर, बचवा के शरीर पर काम करेगा। तो जन्मजात से लेके 12 महीना तक कम से कम डॉक्टर समय देता है कि बीसीजी का टीका लगवा लो। और किससे ये होता है? क्षय रोग से। क्षय मतलब टीबी, हाँ, हाँ? तपेदिक भी बोलते हैं, यक्ष्मा भी बोलते हैं, इसे टीबी भी बोलते हैं, कोई गो नाम है। हाँ? एक थपका एक ही बार ना, एक ही बार ना लगाओगे? जब बच्चा जन्म होता है कई बार लगता है, ये बार बार नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 24, एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागगण का उसी पौधे के, ध्यान में रखना, उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वतिकाग्र में स्थानांतरण, यानी एक पौधे के एक पुष्प से परागकोश से परागकण का, माने परागकोश में जो परागकण है, उसी पौधे के दूसरे पुष्प में वतिकाग्र में स्थानांतरण जो कहलाता है, ये क्या कहलाता है? सजातीय पुष्प परागकण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, बी हो जाएगा, बी। एक ही जात मतलब एक ही में। क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, कार्बोहाइड्रेट के अपघटन उपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? हमारे शरीर में सबसे अधिक जो ऊर्जा मिलता है कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है, जो फ्यूचर के एनर्जी के रूप में जो आपको इकट्ठा हो जाता है, वो ग्लाइकोजन के रूप में हो जाता है, ठीक। तो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट को उपघटन उपरांत कौन सा बनता है? तो ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। C6H12O6 का निर्माण होता है। ग्लूकोज को क्या कहा जाता है? इंस्टेंट एनर्जी सोर्स कहा जाता है, यानी कि तत्काल ऊर्जा अगर चाहिए तो ग्लूकोज लोग खा लेते हैं। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, 40 डिग्री, अब बताओ ये क्वेश्चन बनाओ पेपर पर। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में क्या होगा? कल मैंने फुल मॉक टेस्ट में ये बताया था कि कैसे डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में निकालना है। निकाले आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन एक बार एक क्वेश्चन देख लिए, याद कर लिए तो मार दिए टक, नहीं निकालने आना चाहिए। तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, पानी जम जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या हो जाता है? उबल जाता है। वैसे फ़ारेनहाइट पर पानी कब जमता है? कितने पर? 32। 25 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी जम जाता है, वही उबलने लगता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। तो हम देख रहे हैं कि 0 है यहाँ पर 32 है, यानी कि ये 32 को पहले ही ज्यादा हो गया है। तो हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे? इस प्लस। अब हम देखेंगे कि क्या है, किसका निकालने के लिए बोल रहा है? 40 का, तो यहाँ पर 40 लिख लेंगे, ठीक। गुणे 9/5, 5 से 8 बार में खत्म, 9 8 72 में 32 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 104 हो गया। यानी 9/5 से गुणा कर लेना है, बात खत्म। और वही जब उलट दे फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस, तो आपको भी वो 9/5 को 5/9 में उलट देना है। क्वेश्चन नंबर 27 लगाओ। चलो बताओ। टरबाइन एंड डायनेमो प्राप्त करने बिजली प्राप्त करने के लिए विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, कौन सी ऊर्जा को? मैकेनिकल ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा से कहा जाता है। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार को होते हैं, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। समझ में आएगा? समझ में आया ना? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों। स्थिति के कारण जो, किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो, या स्थिर रहने के कारण जो ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। और जो गति के कारण होती है, हाफ mv² वो गति होने के कारण होती है। नाम से ही पता चल रहा है। और दोनों मैकेनिकल एनर्जी होता है। क्वेश्चन 28 देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? ये बताओ सही सुमिलित कौन सा नहीं है, लगाना है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? वोल्ट मीटर क्या होता है, क्या मापता है? विभवांतर मापता है। अमीटर क्या मापता है? विद्युत धारा मापता है। पोटेंशियोमीटर क्या मापता है? ईएमएफ, यानी विद्युत वाहक बल मापता है। गैल्वेनोमीटर आपको जो थोड़ा से विद्युत धारा परिपथ में होता है,
उसको मापता है, ये विद्युत प्रतिरोध को नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, जो कि गलत दिया हुआ है। ठीक, 29 जल का अधिकतम घनत्व निम्नलिखित में से कितने केल्विन पर होता है? जल का अधिकतम घनत्व जो होता है कितने केल्विन पर होता है बताओ? तुम लोग कुछ कुछ नहीं पढ़े हो, हम समझ लिए, दम जाके लोटिया डुबाने वाले हो बिहार पुलिस में। जल का अधिकतम घनत्व, तब जल जो आपको किस पर पूछ रहा है? केल्विन पर पूछ रहा है। एक बात ध्यान में रखना, केल्विन जो होता है ऐसा यूनिट मान का क्या होता है? केल्विन होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जमता कितने पर है, तो 273 पर। उबलता कितने पर है? 373 पर। जैसे कि ये केल्विन हो जाता है, केल्विन लिख लेना यहाँ पर, केल्विन। जैसे कि 0 डिग्री रोमर होता है, इस पर जल जमता है। रोमर में पूछे तो 80 डिग्री पर क्या हो जाता है? रोमर में उबलने लगता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल जमता है और 100 डिग्री पर उबलने लगता है। ठीक, वैसी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जल क्या होता है? जमता है। और अब 212 पर क्या होने लगता है? फ़ारेनहाइट पर उबलने लगता है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? ध्यान देखो, जल का अधिकतम घनत्व निम्नलिखित में से केल्विन पर होता है। किस पर? केल्विन पर। तो हम जानते हैं कि डिग्री सेल्सियस में तो तुम लोग को याद होगा ही होगा, कितने डिग्री पर अधिकतम घनत्व होता है? 4 डिग्री। एक इसका साइंस गया है, हम समझ गए पूरी तरीके से। 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? जल का घनत्व अधिकतम होता है, लेकिन हमको केल्विन में नहीं मालूम है। तो हम यहाँ देखेंगे कि 0 डिग्री से 100 डिग्री के बीच में 100 भाग में ये आ रहा है। ये भी 273 से 373 में 100वें भाग में आ रहा है। तो यानी कि एक एक बढ़ाएंगे तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि इसका एक भाग इसका एक भाग बराबर है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 4 डिग्री को ही हम क्या जोड़ देंगे? 273 जोड़ देंगे, तो पर भी आंसर आ जाएगा। या डायरेक्ट 273 में 4 डिग्री सेल्सियस भी जोड़ दोगे तो आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 273 में 4 जोड़ोगे तो 377 केल्विन हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभी तुमको डेली साइंस बैठकर, जीके बैठकर महीना दिन पढ़ना है। ठीक, महीने दिन बाद तुम पढ़ कर देखो मेरे साथ, तुम्हारा साइंस टन 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 आंसर लगाने शुरू करोगे। लेकिन हड़बड़ा जाओगे ना, भाग जाओगे, मतलब हाँ, भले ना आओ। मैं तो यही कहता हूँ ना कि जब आएगा तो हम आपके पास क्यों आएंगे? जब नहीं आएगा तभी हम आपके पास आएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। जब आ ही रहा है तो क्यों आएंगे? बेवकूफी है आना, जब आ रहा है तो आना बेवकूफी है, एक बात समझ लो। स्वचालित इंजन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? हिमरोधी मतलब अगर देखोगे ठंडे क्षेत्रों में तो डीजल पेट्रोल जम जाते हैं, तो जम जाएंगे तो गाड़ी कैसे चलेगा? ना चलेगा। उसी को जमे नहीं, हिम की तरह, हिमरोधी मतलब हिम जो होता है बर्फ को तोड़ दे, बर्फ ना जम पाए, इसके लिए हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं किसका? एथिलीन ग्लाइकोल का। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? हाँ, एथिलीन ग्लाइकोल भी हो जाएगा। ठंडे क्षेत्रों में किया जाता है, जहां पर देखोगे कि बर्फ जम जाता है पानी में तो पाइप फट जाता है, प्लास्टिक का जो होता है। क्वेश्चन नंबर 31, किरचॉफ के प्रथम नियम किस संरक्षण से संबंधित है? द्वितीय दो गो नियम पूछा हुआ है, दोनों मिलान करने के लिए दिया था बिहार दुर्गा में। किरचॉफ का पहला नियम किससे संबंधित है? किरचॉफ का दूसरा नियम किससे संबंधित है? ये बताओ। तो किरचॉफ का दूसरा नियम सब लोग याद करता है, वोल्टेज जो लूप बंद होता है तो वोल्टेज का मान क्या होता है? कांस्टेंट 0 हो जाता है। ठीक, वो आपको जितना आ रहा है उतना जा रहा है, बराबर हो जाता है। वैसे हम देखेंगे ये जो होता है ये सेकेंड लॉ से आता है। क्या से? किरचॉफ के सेकेंड लॉ से आता है, वोल्टेज का नियम इसे कहा जाता है। ठीक, फिर आवेश संरक्षण के नियम ये क्या होता है? फर्स्ट लॉ से आता है। यानी जितना आवेश आ रहा है, जितना आवेश जा रहा है, यानी जितना विद्युत धारा अपकमिंग है, जितना विद्युत धारा आउटगोइंग है, दोनों क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। यानी दोनों को माइनस करो तो 0 हो जाएगा, या दोनों को बराबर करोगे तो बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ से हम देखें कि यहाँ से ये धारा निकल रही है, इधर धारा निकल रही है। ठीक, और फिर इधर धारा आ रही है, आ रही है। ठीक, समझ में आया ना? परिपथ में ये मान लो 4 है, इसका 3 एम्पियर है, यहाँ 4 निकल रहा है या 3 एम्पियर, तो दोनों देखो ये निकल रहा है और ये आ रहा है, तो दोनों तो 0 हो गया या बराबर हो गया। तो ये हो जाता है तुम्हारा क्या? आवेश के संरक्षण से संबंधित नियम। वैसे वोल्टेज में जो हो जाएगा ऊर्जा से संरक्षण नियम हो जाता है। तो वो ये पूछ रहा है किरचॉफ का प्रथम नियम किससे है? आवेश संरक्षण के सिद्धांत से संबंधित है। और दूसरा पूछता तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 32 लगाओ। भारत में वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय सबसे पहले कहां मिलेगा? देहरादून में मिलेगा। और ये पूछे कि कब स्थापना किया गया था इसका? कब? 1906 में किया गया था भाई, जब मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ही किया गया था। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 33 देख लो। भारत के निम्नलिखित जैव भंडारों में से कौन से गारो पहाड़ी, ये तो आसान क्वेश्चन है, बताओ। गारो पहाड़ी का हिस्सा है? देखो ये चालू करने आया उधर से, कौन सा हो जाएगा बताओ?
गारो पहाड़ी, जयंतिया पहाड़ी कहाँ मिलता है बताओ? मेघालय में। तो मेघालय में मिलता है, हम जानते हैं कि ये हिल्स जो है कीपनुमा हिल्स है, बारिश भी सबसे अधिक होता है। यहाँ पर कौन सा मिलेगा? नोकरेक मिलेगा। आप मेघालय में कौन मिलता है? नोकरेक। अगस्थमालाई कहाँ पर मिलेगा? तमिलनाडु में। दिहांग दिबांग कहाँ पर मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश में। नंदा देवी उत्तराखंड में। सभी तो तुम लोग जानते ही हो। ये क्या हो जाएगा इसके आंसर? नोकरेक हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 34 लगाओ। अगर किसी को ये क्वेश्चन हार्ड लगता है ना, तो समझो उसका साइंस बहुत कमजोर है और उसको लगातार साइंस पढ़ने की जरूरत है। माने 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3-3 4-4 महीना साइंस पढ़ने की जरूरत है कि बिना साइंस के वजूद नहीं है कंपटीशन में। 20-20 क्वेश्चन साइंस के पूछ रहा है, 20 से कोई क्वेश्चन पूछ कम ही पूछ ही नहीं रहा है। रेलवे हुआ, बिहार एसएस हुआ, बिहार पुलिस हुआ, बिहार दरोगा हुआ, बीपीएससी हुआ, तुम कोई भी कंपटीशन निकाल कर देख लो जो कि तुम्हारे स्तर का है, उसमें पूछ रहा है। एसएस जीडी को छोड़ दिया जाए तो। एक तो में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 है और 20 है। हम पहले देखते हैं कि परमाणु संख्या क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। ठीक, बार बार हम लोग पढ़ते हैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। ठीक, तो हम जानते हैं कि ये हो गया एटम यानी परमाणु हो गया, ये इसका नाभिक हो गया। इसमें प्रोटॉन होता है और क्या होता है? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर चार्ज होता है पॉजिटिव। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन। नामकरण किसने? रदरफोर्ड ने। खोज किसने किया? गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन। अब हम देखेंगे कि अगर परमाणु उदासीन हो यानी परमाणु पर कोई चार्ज नहीं है, यानी कि अगर हम यहाँ पर Fe+3 लिख रहे हैं, यानी इस पर क्या चार्ज आ रहा है? +3 का चार्ज आ रहा है 3 का चार्ज। अगर ये माइनस में रहता तो ये ले रहा है, प्लस में है तो ये दे रहा है। यही ना तुम्हारा सेट में क्वेश्चन डाले थे कल कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। तो इसका हम टोटल देखते हैं तो अगर उदासीन होता है मात्र Fe होता है, Fe यानी आयरन होता है, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 26 हो जाता है, क्योंकि परमाणु संख्या ही क्या हो जाता है? 26 हो जाता है। और परमाणु संख्या उदासीन, ध्यान में रखना, कोई चार्ज नहीं हो तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। जब चार्ज नहीं हो, कोई आवेश नहीं हो, उस स्थिति में तो Fe में कोई अभी आवेश नहीं है, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर। लेकिन जैसे ही हम +3 रख रहे हैं, यानी कि ये किसी को दे रहा है, 3 को इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया, यानी इसका 3 इलेक्ट्रॉन घट गया, तो हम जानते हैं कि इसमें टोटल कितना था? 26 था, इसमें से 3 घट जाएगा, कितना बच जाएगा? 23। यही तुम्हारा सेट का क्वेश्चन था, हलवा क्वेश्चन था। 80% लड़का जो है मार कर गलती आया था। कुछ लड़के जो है क्लास के सही लगाए थे, कुछ लड़के और भी है बाहरी, वो सही लगाए थे। लेकिन देखो उलबुल उलबुल कुछ भी लगा देता, सब 26 लगा कर आ गया था। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये क्या पूछ रहा है। तो यही होता है तुम्हारा उदासीन में प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉन होता है वो परमाणु संख्या बराबर होता है, और हमारा फिर क्या होता है कि द्रव्यमान संख्या। तो वस्तुतः देखा जाता है जो नाभिक होता है उसी में द्रव्यमान निहित है, और उसी की संख्या को हम लोग द्रव्यमान संख्या कर देते हैं, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अगर हम उस स्थिति में प्रोटॉन नहीं है, उदासीन इलेक्ट्रॉन है, मतलब उदासीन परमाणु है, तो प्रोटॉन नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन लिख देंगे। ठीक, समझ में आ गया? अब ये क्या दे रहा है देख लो, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन दे रहा है। इलेक्ट्रॉन 18 है, न्यूट्रॉन कितना है? 20 है, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं देता, प्रोटॉन भी देता, तो दोनों को क्या कर देना था? जोड़ देना था। समझ में आ गया? अरे तुमको पढ़ा रहे तो उधर मोबाइल चालू किए हो है? तो यहाँ देखो, ये बुड़बक नहीं ना, सिनेमा हॉल में जाकर मोबाइल में सिनेमा देख रहा है। ये तो यही ना हो गया कि हम गए सिनेमा देखने के लिए और वो में बैठ के मोबाइल में सिनेमा देख रहे हैं। हाइड्रोफ्लोरिक, यही क्वेश्चन तुम लोगों से पूछा था, घुमाकर क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा कौन सा है जिस पर आपको शीशे पर हम लोग लिख सकते हैं, वो कौन सा अम्ल है जिसका प्रयोग हम शीशे पर लिखने के लिए करते हैं? तो कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोफ्लोरिक। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है, कांच के बोतल में नहीं रखा जाता है, क्योंकि ये अभिक्रिया करता है किससे? कांच किससे? सोडियम ऑक्साइड से पर अभिक्रिया कर लेगा और वो विस्फोटक की तरह काम करता है, और वो क्या हो जाएगा? विस्फोट हो जाएगा, इसलिए हम नहीं लिखते। इतना ये अभिक्रियाशील होता है कि हम लोग कांच पर आराम से लिख सकते हैं हाइड्रोफ्लोरिक का इस्तेमाल करते हुए। यही तुम्हारे एग्जाम में पूछा था। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी। चलो क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन 36, किसी परमाणु आइसोटोप पूछ रहा है, यानी कि समस्थानिक पूछ रहा है, हिंदी में इसे समस्थानिक कहा जाता है। ठीक, तो ये पूछ रहा है कि 1 मिनट हम हटा देते हैं, इसको इधर कर देते हैं। चलो अब लगाओ, इस क्वेश्चन को लगाओ। क्या कह रहा है कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है। आइसोटोप, आइसोबार, पढ़े होगे, यानी समस्थानिक के बारे में पूछ रहा है। क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर?
हम जानते हैं कि समस्थानिक में परमाणु संख्या क्या होता है, बराबर होता है, यानी समान होता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो अभी हमने ऊपर कॉन्सेप्ट बताया कि परमाणु संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या, और उदासीन परमाणु है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाएगा। यानी कि प्रोटॉनों की संख्या अगर बराबर हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, समस्थानिक हो जाता है। प्रोटॉनों की संख्या बराबर हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या डिफरेंट हो जाता है। द्रव्यमान संख्या मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन, जब प्रोटॉन बराबर हो गया तो न्यूट्रॉन अपने आप ही क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो हम देखेंगे इसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है, भिन्न हो जाती है, जिसे हम समस्थानिक करते हैं, यानी कि परमाणु संख्या समान होती है, परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो जाती है। वही अगर हम ये देखते हैं परमाणु द्रव्यमान वाला, यानी कि आइसो बार हम देखते हैं, तो उसमें परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, समस्थानिक संभारिक, सॉरी आइसोबार नहीं, संभारिक जब हम देखते हैं तो उसमें क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान समान होता है, परमाणु संख्या डिफरेंट हो जाता है। जवाब दो, कराओ जाओ। तुम लोग को नींद आ रहा है तो क्या हमको नहीं नींद आता है, हैं? तुम लोग ज्यादा ना काम करते हैं डेली बैठ के जी। तुरी टीचर है तो एकरा मतलब हमारी जिंदगी नहीं, हमारा हड्डी नहीं, हमारा मांस नहीं है, हैं? पैसा कमा रहे हैं तो पैसा तुम ही कमाओ, मना किए हैं। ये पहले बताओ, पैसा कमाने वालों को नींद नहीं लगता? ये कह दिया भाई, दबा कर हम भी सोते हैं 6 घंटा 8 घंटा रात को, लेकिन सोते हैं। चलो, किसने कहा था कि सभी पदार्थ जो परमाणुओं से निर्मित होते हैं अविभाज्य होते हैं तथा अविनाशी होते हैं? बहुत लोग समझता होगा कि सर जी बहुत लाख 2 लाख रुपया महीना कमाते होंगे, ये ना समझते हो तुम लोग? नहीं कमाते हैं, नहीं कमाते हैं, इतना याद रखो। बस इतना हमारा ईमानदारी से तुम लोग को बोल रहे हैं। हम पैसा कमाते तो धाका में कमाते हैं, यानी कमा लेंगे तो कहियो महीने में 2 लाख रुपया महीना कमा लेंगे, और नहीं कमाएंगे तो 6 महीना तक वही 30,000 40,000 में चलेगा। आज खाली 65,000 पटना का हम ये देते हैं, रूम किराया और सब यहाँ पर जो भी है अपना ले उकर, 65,000 हमारा यहाँ का सिर्फ खर्चा है महीने का। 65,000, खाना अलग है। हाँ, यानी लगभग 70। हाँ, क्या था क्वेश्चन? 35 में कुछ क्वेश्चन में और ये है। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, सही है। कांच जो तुम्हारा होता है, हाइड्रोफ्लोरिक जो होता है, जो कांच बनता है वो किसका बनता है भाई, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का ना बनता है। तुम लोग भी हमसे सोडियम ऑक्साइड लगवा दिए। नहीं, देख लो ध्यान से ये क्वेश्चन, कि कांच जो बनता है वो किससे बनता है, अभी ऊपर हमने बताया था SiO2, यानी कि जो घड़ी का क्रिस्टल होता है वही सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बनता है। सबसे पहला ही क्वेश्चन हम लोगों ने लगाया था, ये कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड से प्रक्रिया करता है, सोडियम कहाँ होता है। ठीक, इस स्थिति में इसका आंसर डी होगा। सही है क्वेश्चन, किसी ने, किसी लड़का ने डाउट किया, कॉल कर दिया। सही है, ये ध्यान में हमको नहीं आया था। चलो, तो बोलना चाहिए ना, तुमको यही दिक्कत है ना, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का कांच बनता है। हम बोलते हैं ना, हमारे क्लास में बोलने के लिए पूरा छूट है, बोला करो। अगर बाय द वे मान लो ये अगर छूट गया रहता, हाँ तो तुम कुछ भी बोलो, शर्माओ मत। माँ एक देखो, टीचर और माँ बाप और डॉक्टर के सामने शर्मा गए तो तुम्हारा कोई भला नहीं होगा, काम खत्म है। किसने कहा था कि सभी पदार्थ जो परमाणुओं से निर्मित होते हैं अविभाज्य होते हैं, यानी परमाणु से जो भी पदार्थ निर्मित अविभाज्य होते हैं, यानी तत्व अगर परमाणु से निर्मित होंगे तो अविभाज्य होंगे और अविनाशी होते हैं। ये परमाणु के बारे में बताए थे कि परमाणु अविभाज्य है, अविनाशी है, उसका नाश नहीं हो सकता है। पहला नंबर की अविभाज्य होता नहीं है परमाणु। आगे जाकर परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में टूट गया और भी अलग अलग पार्टिकल में टूट गया। ये किसने बताया था, परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, जॉल डॉल्टन ने दिया था, जॉल डॉल्टन। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देख लो, निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्र भूमि केरल में स्थित है, ये बताना है। कौन सी आर्द्र भूमि केरल में स्थित है? चलो, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्र भूमि केरल में स्थित है? ये आर्द्र भूमि डे हम कब मनाते हैं, 2 फरवरी को मनाते हैं, क्योंकि इसी समय क्या हुआ था 1971 में, रामसर कन्वेंशन हुआ था। रामसर ईरान का शहर है, ठीक, आर्द्र भूमि को सुरक्षित रखने के लिए। तो निम्नलिखित में से आर्द्र भूमि मतलब कि वो क्षेत्र जहां पर पानी हो, कीचड़ हो, हरा भरा हो, कुछ जीव जंतु के निवास स्थान हो, यानी डायरेक्ट तुमको आर्द्र भूमि बोले तो वहां पर पानी होगा, वहां पानी में कुछ ना कुछ जीव जंतु रखते होंगे। मैंने तालाब हो सकता है, पोखरा हो सकता है, झील हो सकता है, सागर हो सकता है, ये सभी क्या होते हैं,
आर्द्रभूमि के अंतर्गत आते हैं। यानी जो जलीय जीव जंतु के लिए निवास स्थान होते हैं, अगल बगल के जीव जंतु के पानी का स्रोत होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्रभूमि केरल में स्थित है? तो सस्तम कुट्टा झील जो है ये कहाँ स्थित है? केरल में। और सेंडी पक्षी अभयारण्य कहाँ है? सेंडी पक्षी अभयारण्य यूपी में पड़ता है। ठीक, क्वेश्चन 39 देख लो। निम्न में से कौन सा रोग वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? अब ये जो क्वेश्चन हो गया तुम्हारा फैक्ट क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग के ऊपर है कि क्या तुमने कितना साइंस पढ़ा है कि इसमें दिमाग लगाओगे। ये चीज तुम्हारा है। ठीक, अब ये तुमको बहुत ही आसान लगेगा जब इसके आंसर हम बताएंगे, लेकिन अब तुम्हारा क्या एग्जाम, मान लो हाइपोथेटिकली तुम लोग एग्जाम हॉल में बैठे हो, क्या क्या आंसर लगाओगे बताओ? इसके क्या लगाओगे? पोलियो वाला हाथ उठा दो। हाँ, अरे पोलियो बोले थे तुम भी ना जी, हाथ उठाओ। पोलियो वाला हाथ उठाओ। 3 लोग। मधुमेह कौन कौन लगाएगा? 1 2 3 4 अभी 5 6। और काली खांसी 1 लोग। और चेचक, चलो ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मधुमेह रोग हो जाएगा। कभी सुने हो कि मधुमेह रोग के लिए वैक्सीन बना है? मधुमेह रोग जो तुम्हारे हार्मोन के ऊपर डिपेंड करता है। मधुमेह रोग से क्या होता है तुम्हारा? इंसुलिन जो होता है हार्मोन, क्या घटता है कि बढ़ता है? हाँ, घटता है। इंसुलिन घटता है तो तुम्हारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसे हम लोग चिनिया रोग बोलते हैं या मधुमेह रोग कहते हैं। इंजेक्शन होता है, वैक्सीनेशन मतलब एक बार वैक्सीन लग गया ना तो रोग नहीं होगा। समझ में? जिस कोरोना वैक्सीन देखना, कोरोना का बार बार वैक्सीन नहीं दिलवाने जाते हो तुम। पोलियो का लगता है, पोलियो का वैक्सीनेशन बाद में जाकर ड्रॉप बना है, शुरू में वैक्सीनेशन ही बना था। काली खांसी, चेचक, ये सब होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? मधुमेह हो जाएगा। और मधुमेह के जो सीरीज ले सुई दिलाता है ना, उसमें कौन सा पाया जाता है तत्व? धातु कौन सा होगा उसमें? जास्ता। इंसुलिन में जास्ता पाया जाता है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? ये तो हलवा क्वेश्चन है। एल्युमिनियम, तांबा, प्लास्टिक, चांदी। प्लास्टिक हो जाएगा। सबसे अच्छा विद्युत का चालक? चांदी। चांदी के बाद तांबा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? बताओ, सही सुमिलित नहीं है। एक बार सभी लोग मिलकर लाइक करो वीडियो को तो। फिरदौस खान, सबको बोलो लाइक करने के लिए। कुछ नहीं मिलता है, लाइक करने से कहाँ पैसा मिलता है? सब्सक्राइब करने से पैसा मिलता है? तुम लोग भी अलग दुनिया में जी रहे हो। लाइक कराते हैं मोटिवेशन के लिए, समझ रहे हो? कि हम लोग को लगता है कि हम लोगों ने अच्छा काम किया है इसलिए लाइक मिला है। लाइक में 1 रुपया नहीं मिलता है तुमको। हाँ, ज्यादा देखने से भी नहीं, जितना तुम्हारा वीडियो में देखो, तुम लोग आज बता देते क्या मिलता है। तुम लोग को यूट्यूब के बड़ी कंफ्यूजन होता है। चलो ये क्वेश्चन पहले लगाओ। देखो, हरित बाल रोग जो होता है ये सबसे पहले तो धान में होता नहीं है, बाजरा में होता है। पहला ही नंबर गलती हो गया। बाजरा में अर्गट भी रोग होता है, मटर में बुकनी रोग होता है, और चना में भुट्टा। चलो तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अच्छा, रबी फसल है कि धान खरीफ फसल है? खरीफ फसल है। अब तो यूट्यूब में पैसा लोग कैसे कमाते हैं सुन लो, बड़ा कंफ्यूजन होता होगा। यूट्यूब का जो पैसा होता है वो प्रचार पर मिलता है। मतलब प्रचार, जो तुम्हारे प्रचार आता है यूट्यूब पर, उसी पर पैसा मिलता है, एड पर। जो तुम 3 प्रकार के प्रचार होते हैं। अरे हम यूट्यूब के बारे में पहले बता रहे हैं, रतौंधी बोल रहे हो। एक होता है स्किप बल, यानी स्किप कर देते हो, कुछ समय बाद 4 सेकंड 5 सेकंड आता है, स्किप कर दो, आगे चल गया। ये कांस्टेंट होता है, तुम कितना भी चाहोगे स्किप के बटन में ना आएगा, या तो तुमको हटना पड़ेगा वीडियो में से, फिर चालू करोगे फिर वो आएगा। और एक छोटा प्रचार होता है, बस वो 4 सेकंड में खत्म हो जाएगा तुरंत। एक होता है बहुत बड़ा प्रचार, क्योंकि तुम्हारा ऐड के थ्रू लगवाया जाता है, जो तुम्हारे नीचे शो करने लगता है। यानी तुम अपने अपने चैनल पर लगवा सकते हो, किसी भी चैनल पर। ये सभी प्रचार के लिए पैसा दिया जाता है। किसको? जो गूगल को दिया जाता है। हम लोगों को जो यूट्यूब पैसा देता है, यानी हम पैसा 10,000 कमा रहे हैं, 10,000। तो 10,000 में से हमको जानते हो कितना पैसा मिलता है? 6500। हाँ, 3500 पैसा यूट्यूब रख ले लेता है अपना, मतलब गूगल अपना पैसा रख लेता है 3500। अब मैंने 10,000 की मजदूरी किया, हमको मिलेगा 6500।
बाकी पैसा कौन रख लेगा? यूट्यूब रख लेगा। जैसे तुम लोग, एक चैट होता है, एक लाइव चैट होता है जिसमें लोग दे दिया, मान लो $1 दे दिया, $1 में अभी चल रहा है 80 से 82 रुपया, मान लो 80 रुपया कोई दे दिया, उसमें से भी तुम्हारा पैसा रखता है वो, उतना ही सेम। ऐड जब आता है तभी पैसा बनता है। मान लो कि किसका ऐड नहीं आया, किसी ने वीडियो देखा कोई ऐड नहीं आया, यानी उसके वो एक भी पैसा का जनरेशन नहीं किया। हाँ ये जरूर है कि पॉकेट खर्चा पर पैसा आ जाता है। ये कहोगे कि सर जी पूरा कोचिंग चलाने पर पैसा यूट्यूब से आ जाता है, ये मुमकिन नहीं है। पहले आ जाता था, धीरे धीरे क्या होता है ना कि जैसे तुम ऐड लगाओ, अगर हम अभी ऐड अपने वीडियो पर लगा दे लगातार, नॉट स्किपल यानी स्किप आप नहीं कर सकते हैं, तो जो वीडियो पर हम कमा रहे हैं $5, जो वीडियो पर हम कितना कमा रहे हैं, $5 कमा रहे हैं, उसी वीडियो पर हम $11 भी कमा सकते हैं। समझ में आ गया? यानी कि सीधे दुगुना पैसा कमा सकते हैं। यानी अगर हमारा 30,000 अभी यूट्यूब से आ रहा है, तो ये आपको 65,000 तक भी जा सकता है, बशर्ते हमको ऐड लगाना पड़ता है। यूट्यूब से हमको मैनेजर में मिला था, बोला था कि आप ये ऐड नहीं लगाते हैं। हम बार बार बोलते थे कि हम कभी भी जब शुरू से ही यूट्यूब पर चला रहे हैं तो हम फ्रेंडली ऐड लगाते हैं, यानी कि यूट्यूब चाहे तो अपने से ऐड लगा सकता है, हम नहीं ऐड लगाएंगे। जब तुम्हारे हाथ में ऐड लगाने का सिस्टम दे दिया गया, यानी मेरे हाथ में भी दे दिया गया, बहुत पहले से दे दिया है, तो हम लगा सकते हैं, तो इस स्थिति में हमारा बन जाएगा, रोने के उससे लड़के परेशान हो जाएंगे, कहेंगे हर बार आईडी आ जा रहा है, कौन पढ़ेगा? वो चलते पैसा कमाने का और भी तरीका है, सिर्फ यूट्यूब तो है नहीं, और भी बहुत से तरीका है। तुम लोग भी कमाना बाढ़ विटामिन ए कमी से कौन सा रोग फैलता है बताओ? विटामिन ए की कमी से कौन सा होगा? रतौंधी हो जाएगा, ठीक। विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनोल नाम है। सबसे अधिक किसमें मिलेगा? गाजर में मिलेगा। कुछ फ्यू से मिलता है। हाँ। क्वेश्चन 43, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन से सभी आवश्यक अमीनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है? सबसे अधिक जो अमीनो अम्ल मिलेगा किसमें मिलेगा? सस्ता और सुविधा, सब अमीनो अम्ल का स्रोत जो है अंडा हो जाएगा। 20 अमीनो अम्ल जो होते हैं, जिसमें से 10 शरीर खुद शरीर में होता है और 10 बाहर से लेना पड़ता है, तो तुम्हारा प्रोटीन का निर्माण होता है। तुम देखोगे कि 20 अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसलिए कहा जाता है अंडा जो है प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है, ठीक। चलो आगे चल। अंडा, के अंडा नहीं खाता है? उसके लिए पनीर है, पनीर है। अरे हम हाथी मार कर खा जाएंगे। चलो आगे देखते हैं। हमसे मत पूछा करो शाकाहारी आदमी से। क्वेश्चन 44 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है बताओ? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? विटामिन ए मैक्मुलन सही है, विटामिन बी मैक्मुलन सही है, विटामिन सी जेम्स लिंड, और विटामिन डी, यही दो ऑप्शन में से तुम लोग आंसर बताओ। तुम लोग आंसर छाट दिए, चलो बताओ। बताओ, एक नीचे जाओ। मैकुलन भी विटामिन डी का ही आविष्कारक हो जाएंगे। ये आपका गलत है, मैकुलन भी क्या हो जाएंगे? विटामिन डी का ही। वैसे पूछे कि विटामिन डी का कौन आविष्कारक है, तो वास्तविकता में आंसर जो माना गया है, फंक को माना गया है, ठीक। यानी जो हम लोग को जरूरी है वही पढ़ेंगे। अब ये नहीं कि जो उससे पहले खोजा था उसमें क्वेश्चन कोई नहीं देता है, क्वेश्चन देता था हम खुद ही तुम लोग को बता देते, ठीक। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होगा? अस्कर भी होगा। विटामिन बी 1 की कमी से बेरी बेरी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, और विटामिन डी की कमी से और ऑस्टियोमलेशिया। क्वेश्चन नंबर 45, कड़वाहट के लिए मानव जीव का कौन सा संवेदनशील क्षेत्र है? कड़वाहट यानी कड़वा लगेगा। आगे वाला तो मीठा होगा, बगल वाला नमकीन होगा, पीछे वाला क्या हो जाएगा? कड़वा हो जाएगा। मौत में कुछ ना होता है। चलो अब तो खत्म हो गया। क्वेश्चन 46, पलवनमान जीन यानी पलवनमान जीन यानी जंपिंग जीन का सिद्धांत दिए थे, यानी एक जीन है दूसरे जीन पर, जो दूसरे जीन के जगह पर उड़कर चला जाता है। ज्यादातर भिंडी वाले पौधे पर ये अपना आविष्कार किए थे, तो जहां से उड़कर चला गया था वह पीला कलर का धक्का पड़ गया था, यानी कि जीन जो है अपने आप ही स्थानांतरण हो जाता है, जंपिंग जीन कहलाता है सिद्धांत, ठीक। ये सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? बरबरा मेक्लोफ, ठीक। बरबरा मेगलटोफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर?
सी हो जाएगा, सी। बारबरा मैक्लिंटोक। ठीक है, सी हो जाएगा इसका आंसर। पूछा हुआ क्वेश्चन है। 47, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पादन नहीं करता? बताओ, ये तलुआ क्वेश्चन है। यानी तना जो होता है पौधे के तना से, इसमें से क्या नहीं निकलता है, ये कहने का मतलब। कपास नहीं निकलेगा आराम से। फूल, हाँ एक तरफ से देखो तो फूले से होता है, जो चारों तरफ से बंधा रहता है, बीच में बीज रहता है, चारों तरफ से फूलवा से बंध जाता है, कपास हो जाता है। इसके आंसर 47 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी हो जाएगा। बाकी सन, पटसन, जूट ये सभी आपको तना के ऊपर वाला छाल से निकाले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखो, निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय, यानी 3 भाग में हृदय, हम लोग में तो चतुर्थ भाग में, मछली में 2 होता है, मगर में क्या हो जाता है? 4। ये अपवाद होता है, ये अपवाद होता है। जैसे देखोगे मढ़क भी क्या होता है, दोनों पानी में रहता है और कहाँ रहता है? जमीन पर रहता है। फिर पानी में जो रहता है मछली, उसमें क्या है? 2 भाग है। तो इस मनुष्य में 4 होता है, स्तनपायी में क्या होता है? 4 होता है। तो कह रहा है जंतुओं में किसमें 3 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, तो कौन हो जाएंगे? मेढक। अब बंदर और मनुष्य में क्या हो जाएंगे? 4। और आपको मगर में भी क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। मछली में क्या होते हैं? 2 होते हैं। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी हो जाएगा, डी, मेढक। 49 देखो, ये लगाओ तो आसान क्वेश्चन है, लगाओ। आसान तो नहीं है, हार्ड क्वेश्चन है, लगाओ। कथन, कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। सही बात है, कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित, यानी कुछ परपोषी होते हैं, कुछ सपोषी होते हैं, यानी कि कर सकते हैं। इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ हरित लवक कहलाता है। देखो हरित लवक नहीं होता है पहला नंबर जीवाणु में, हरित लवक जैसा पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण थोड़ा बहुत वो प्रकाश संश्लेषण जैसे क्रिया कर लेता है, लेकिन को कभी भी जीवाणु में हरित लवक नहीं पाया जाता है। ये हर एक चीजों में पाया जाता है, जैसे पेड़ पौधे में ये देखने को मिलता है। ठीक, तो ये वाला गलत हो गया, यानी ए वाला सही और आर वाला, ए सही और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है, बताना है। लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? बढ़िया से ऊपर वाला ऑप्शन पढ़ो, ऊपर वाला ऑप्शन पढ़ो, आपके आंसर निकल जा रहा जाएगा। 4-5 को ब्लॉक मरवाना एकदम जरूरी हो चुका है, ठीक नहीं, सब कुछ पात मचा कर रख देता है। और फुल लास्ट वार्निंग दे रहे तुमको, बदमाशी मत किया करो हमारे सामने। निम्नलिखित में से लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? शब्दकोश के संयोजन से है। ठीक, ये तुम्हारा 50 क्वेश्चन रहा खत्म। अब इतना आसान क्वेश्चन है, यानी अगर हम तुमको बोले कंपटीशन के दृष्टि से, तो ये अभी हम लोग 25 से 30% मतलब पढ़ रहे हैं। जब तक तुम्हारा 80 से 90% नहीं जाएगा ना, तुम्हारा साइंस में एक्यूरेसी नहीं होगा। और जिस दिन तुम्हारा साइंस में एक्यूरेसी हो गया, समझो कि हर एग्जाम में तुम्हारा लगभग स्कोर जो होगा 80 के करीब पूछेगा, हर एग्जाम में, यानी कोई भी एग्जाम दोगे। यानी रिसेंट समय में देखो आरपीएफ का आ रहा है, साइंस का बोल वाला है उसमें, एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, अभी टेक्नीशियन में देखो साइंस का बोल वाला पूरा है, 10 को खाली जीके है। फिर तुम्हारा देखो बिहार पुलिस में 25 क्वेश्चन साइंस का है, बिहार दरोगा में 20 प्लस, पीटी में भी, मेंस में भी, स्पेशल जो भर्ती आ रहा है उसमें भी साइंस है। यानी तुम कहाँ छोड़कर भागोगे? जहां देखो साइंस है, तो मैं ये बोलता हूं कि तुमको पढ़ाई करने का तरीका ही अलग अपनाना चाहिए। यानी कि जो जिस तरीका से जितना वेटेज है उसको उतना औकात और उतना इज्जत दो। ये नहीं कि साइंस का 20 वेटेज है तो तुम 2 घंटा किसी और पर दे रहो, और साइंस के लिए मात्र 10 मिनट पढ़कर नहीं आ रहा है छोड़ देते हैं, चलो साइंस ले मार देंगे, तुक्का सही हो जाएगा।